the constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने ये भाषण सुन लिया होगा। ये मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं जो कि भाषण दे रहे थे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक चीज़ साफ कर दी इस पूरे भाषण के अंदर में कि अब इंडिया अलायंस जो है वो अपोजिशन में बैठने को देख रही है, वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट बनाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। तो जैसे ही उनका ये बयान सामने आया तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ये सवाल से पहले, सबसे पहले तो ये जो आपने मीटिंग देखी, जो आपने लोग देखे जो भाषण दे रहे हैं, वो तब का है जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही थी मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के रेसिडेंस पर, उनके घर पर नई दिल्ली के अंदर में, जहां पर आपको बाकी इंडिया अलायंस के सारे नेता दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस मीटिंग के अंदर में बोला ये जा रहा था कि इस मीटिंग से पहले कयास ये लगाए जा रहे थे, कई सारे नेताओं ने भी कहा था कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से कोशिश करेगी सरकार बनाने के लिए, कोलिशन की सरकार बनाने के लिए। 232 सीटें हैं उनके पास, करीब हैं वो 272 के। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी जहां पर इंडिपेंडेंट लड़ी थी, अगर उन सबको जोड़ जाड़ करके देखा जाए तो शायद 272 तक के नंबर पर वो पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इंडिया अलायंस ने ये घोषित कर दिया कि भाई हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। अब उनसे ऑब्वियस सा सवाल पूछा गया कि भाई आप अपोजिशन में क्यों बैठने को देख रहे हैं? आपके तो कई सारे नेता, जिसमें अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा था कि जरूर से इंडिया अलायंस को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बात करूंगा चंद्रबाबू नायडू से। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया था कि भाई सरकार बनाने को कोशिश करनी चाहिए इंडिया अलायंस को। लेकिन फिर अचानक से अपोजिशन में बैठने को क्यों चूज़ किया गया? इसका कारण बताया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई हम जो नंबर्स मिले हैं उसमें मेजॉरिटी जो है 292 जो सीट्स हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं। तो ये 292 सीट्स तो जनता ने ही दी है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं नंबर्स की, और इसीलिए हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो साहब, जब आप नंबर्स की रिस्पेक्ट कर रहे थे तो फिर आपके पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता ऐसा बयान कैसे दे पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी आपको गणित समझनी पड़ेगी कि वो गणित कहाँ गड़बड़ हो गई कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों अपोजिशन में बैठ रही है, सरकार क्यों नहीं बना रही है। देखो, वो गणित गड़बड़ हुई यहाँ से। अब आप देखिए, इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है जिसमें इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स थे, जो बड़ी बड़ी पार्टी के नेता थे, सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको उधर से दिखाऊं तो यहाँ पर आपको साइड में अखिलेश यादव खड़े दिख रहे हैं, और फिर उनके साथ यहाँ पर आपको अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर मल्लिका अर्जुन खड़गे दिख रहे हैं, पीछे संजय सिंह खड़े हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं बिहार से, आरजेडी पार्टी के भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जी तो ऑब्वियसली हैं ही। एक फोटो पर और नज़र दिखाना चाहूँगा आपकी, यहाँ पर पीछे जो है अखिलेश यादव के जस्ट पीछे यहाँ पर आदित्य ठाकरे खड़े हैं जो कि उद्धव ठाकरे के सन हैं। लेकिन इस पूरी फोटो में दो लोग आपको दिखाई नहीं दिए, यानी कि पहले उद्धव ठाकरे यहाँ पर नजर नहीं आए जिनके पास 9 सीटें हैं शिवसेना की, और दूसरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि बड़ी पार्टी है, वो उसके जो अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, वो भी कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अब अगर मैं आपको टैली दिखाऊं थोड़ी सी, तो कि नंबर कहाँ पर गड़बड़ हुआ इंडिया अलायंस का, जिसके बाद उन्होंने अपोजिशन में बैठने को चूज़ किया, वो नंबर यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास यहाँ पर 292 सीटें हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 99 सीट है, समाजवादी पार्टी के पास 37, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके ऊपर मैं आपकी नज़र ले जाना चाहता हूं, इनके पास 29 सीटें हैं, विच इज़ ह्यूज।
अगर आप बात करो इंडिया अलायंस की, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्ष है ममता बनर्जी। और बंगाल में कैसी परफॉर्मेंस दी है इस बार इन्होंने, ये बिल्कुल सराहनीय है। तो वे 29 सीट के साथ ममता बनर्जी जब इस मीटिंग में नहीं पहुंचती हैं, तो कहा यह जा रहा है कि यहीं पर जो है वो नंबर 29 का गड़बड़ हो गया। और उसके साथ शिवसेना की बात अगर हम करें, तो शिवसेना के पास यहाँ पर 9 सीटें थीं, उद्धव ठाकरे वाले गुट के पास। वो 9 सीटें भी गड़बड़ हो गई हैं, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के हाथ से वो 9 सीटें भी निकल गई हैं। क्योंकि देखो, अगर आप शिवसेना की हिस्ट्री देखोगे, मैं अभी आता हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर भी, पर शिवसेना की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो शिवसेना की हिस्ट्री में हमेशा से ये पार्टी का उदय, या बाला साहब ठाकरे के अंदर में जब ये पार्टी थी, तब से ही इस पार्टी ने हमेशा से एनडीए अलायंस की पॉलिटिक्स की है, एनडीए को सपोर्ट दिया है। एक हिंदुत्व पार्टी की तरह लिया जाता है महाराष्ट्र में शिवसेना को। तो उसी का जो उनका जो पूरा एक अपीयरेंस है, उनका जो पूरा आइडियोलॉजी है, वो उस पर ही बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से टॉक्स में रहते हैं एनडीए अलायंस के साथ। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने फिर से वो डोर खोल दिया है एनडीए अलायंस के साथ बातचीत का, और कहा यह जा रहा है कि 8 जून से पहले पहले शायद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एनडीए अलायंस में शिफ्ट भी हो जाएंगे, और इसीलिए वो इस इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं आए थे। अब दूसरी बात आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटों के साथ। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कोशिश करी थी कांग्रेस पार्टी को अप्रोच करने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई उसका रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने अपने नेफ्यू अभिषेक बनर्जी को वहां पर, जो कि डायमंड हार्बर से एमपी हैं, उनको वहां पर भेज दिया उस मीटिंग में। वो खुद वहां पर नहीं गई। तो ये 29 और 9 सीटों को अगर आप जोड़ देते हो, तो ये 38 का फासला हो जाता है। और ये 38 सीट जो है आप 232 में से और माइनस कर देंगे, तो ये टैली जो है इंडिया अलायंस की, ये और कम हो जाएगी। तो जो जादुई आंकड़ा पहुंचना है 272 का, जो कि कहा जा रहा था कि जोड़ तोड़ करके कांग्रेस, मतलब कि इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना लेगी, वहां तक पहुंचना एकदम नामुमकिन सा नजर आने लगा इंडिया अलायंस को। और इसीलिए इस सारे चीज़ों के बीच में उन्होंने अपोजिशन में बैठना ही सही समझा है। और अब दूसरी तरफ की बात करें, क्योंकि देखो अपोजिशन में बैठ करके ना उनको मौका भी मिलेगा। जब सरकार कोलिशन की बनती है, तो हमेशा अपोजिशन के पास एक मौका होता है कि जब भी कुछ भी ऊपर नीचे होगा, तो वो सरकार गिराने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। 13 दिन की भी सरकार भारत देश में चली है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 1 सीट से उनकी सरकार गिर जाती है। 13 दिन ही वो अपनी सरकार चला पाए थे। उसके बाद अगली बार जब टर्म में आए थे, तो भी 13 महीने वो सरकार चला पाए थे। तो जब भी कोलिशन की सरकार होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब वो कोलिशन की सरकार बना रही है एनडीए। एनडीए की भी मीटिंग हुई, जहां पर आपको प्रायोरिटी साफ नजर आ जाएंगी। अब इस एनडीए की मीटिंग में मैं आपको प्रायोरिटी की तरफ दिखाना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, जो कि अपने 3rd टर्म के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, नीतीश कुमार बिहार से, बगल में उनके खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये फोटोज होती है ना, ये पार्टीज की, वो एक्चुअल में एकदम प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से तय की जाती है। वो एकदम वैसे ही खड़ा किया जाता है। और ये तो मीडिया में बहुत ज़्यादा निकलता भी है ये चीज़ कि एकदम प्रायोरिटीज़ के हिसाब से किस नेता की कौन सी प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से ये लोग अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर काफ़ी ध्यान है पार्टी का, और इनको खुश रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है एनडीए पार्टी की। और इनको खुश आप कैसे रख सकते हो? चंद्रबाबू नायडू की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन्होंने कई इंपॉर्टेंट की मिनिस्ट्रीज जो है वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मांगा है। सेम गोज विथ नीतीश कुमार, इन्होंने भी कई इंपॉर्टेंट की मिनिस्ट्रीज नरेंद्र मोदी सरकार में मांगी। अब दोनों ये जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, अच्छी सीट्स हैं इनके पास, तो ये दोनों वो की मिनिस्ट्रीज के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर हम और लोगों की बात करें, तो यहाँ पर आपको जेपी नड्डा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, इस्तीफा दे दिया अब इन्होंने। फॉर्मर होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एच डी कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटक से आते हैं, जहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ बहुत खास नहीं रहा। पीछे ऑब्वियस चेहरे जयंत चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, आरएलडी पार्टी है इनकी। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं ये, और रालोसपा से आते हैं अनुप्रिया पटेल। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है पवन कल्याण का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 3 सीटें दी गई थी पवन कल्याण को, तीनों सीटें वो जीत करके आए हैं। तो इनकी भी अच्छी भूमिका होगी इस एनडीए की सरकार में, और एक्टर रह चुके हैं। आई होप आप इनको पहचानते ही होंगे। उसके साथ आपको यहाँ पर एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, और ये अजीत पवार, जो कि एनसीपी पार्टी में हुआ करते थे, जो कि नेफ्यू थे शरद पवार के,
उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले वो पार्टी तोड़ दी थी एनसीपी की, और वो अजीत पवार जो है वो शामिल कहाँ पर हो गए थे, एनडीए में शामिल हो गए थे कई सारे एमएलएस को लेकर के, वो असेंबली चुनाव में। उसके बाद अभी जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अजीत पवार। तो कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के पार्टी के बहुत सारे जो एमएलएस हैं वो फिर से शरद पवार की पार्टी में जाने को तैयार हैं। एमएलएस जाने को तैयार हैं, एमपीज नहीं, एमएलएस जो हैं वो जाने को तैयार हैं शरद पवार की पार्टी में। तो हो सकता है कि फिर से अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आकर के एनसीपी पार्टी बनाएं, और अजीत पवार जो है वो इंडिया अलायंस में जाकर के मिल सकते हैं। हालांकि उनके इंडिया अलायंस में जाने से भी एनडीए को कोई बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा। तो वही अजीत पवार के ये पार्टी के मेंबर हैं प्रफुल्ल पटेल, वो यहाँ पर खड़े हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जीतन राम मांझी भी खड़े हैं, जो कि बिहार के बड़े नेता हैं, एक बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट साफ नजर आ रही है। अगर आप मीटिंग अंदर भी, कॉन्फ्रेंस हॉल की भी मीटिंग में देखोगे, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अगल बगल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट की मिनिस्ट्रीज में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब आ जाती है। अब होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर पहले बैठे हुए हैं और होम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मैनेज करके ये मिनिस्ट्रीज का डिवीजन नरेंद्र मोदी कैबिनेट में होगा। और ये सब कुछ आपको 8 जून को पता चल पाएगा। तो इस सारे जोड़ तोड़ के बाद अब 2 चीज़ फाइनल हो चुकी है। एक चीज़ ये है कि एनडीए की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरे टर्म के लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्रीज किसको क्या मिलेंगी वो उस दिन पता लगेगा। और दूसरी चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि अब इंडिया अलायंस जो है वो अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन अपोजिशन में वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बैठेंगे। तो वहाँ पर जो सदन का पूरा माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस बार का ये जो अगले 5 साल अगर सरकार चलती है, तो ये जो सदन का माहौल होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल रखा है पहले भी, तो उसमें देखना होगा कि क्या होता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है पूरे इलेक्शंस में। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अब कोई डाउट कहीं पर भी नहीं है। जो डॉट्स थे उनको सब जोड़ दिया गया है, फाइनली सरकार बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, यूपीएससी सीएससी 2023 के जब रिजल्ट्स आए तो अनअकैडमी ने उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। अब अनअकैडमी टीम की जो सक्सेस थी इसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स के ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए अभी तक हमने अब यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर ड्रॉप किया है। जो 15 मंथ्स का हमारा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है उसको आप सिर्फ अवेल कर सकते हो 24,999 में। इस कोर्स फीस में आपको टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इतनी कम फीस में टॉप क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT10 लिख देना है, तो आप ये कोर्स अवेल कर पाओगे डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।